नमस्कार दोस्तों, ज्ञानम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और अपन एएसओ में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक्स में अपन ने मांग और मांग की लोच वाला चैप्टर पढ़ लिया था। आज से अपन स्टार्ट करेंगे पूर्ति का सिद्धांत। तो देखना, आज से अपना चैप्टर चलेगा पूर्ति का सिद्धांत। पूर्ति, तो देखना, पूर्ति का संबंध किससे होता है? उत्पादक या पूर्तिकर्ता से होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था मांग और एक होती है पूर्ति। मांग का संबंध किससे होता है? उपभोक्ता से। मांग का संबंध किससे होता है? उपभोक्ता से। और पूर्ति का संबंध किससे होता है? उत्पादक या जो कहें अपन फर्म, उद्योग। तो जब भी अपन पूर्ति पढ़ेंगे, पूर्ति में किसी प्रकार की बात करेंगे, तो अपने आप को क्या मान के चलना है? उत्पादक मानकर चलना है। क्लियर? तो देखना, आगे देखते हैं। दो शब्द होते हैं इसमें, एक होता है स्टॉक, एक होता है पूर्ति। स्टॉक किसे कहते हैं और पूर्ति किसे कहते हैं? तो देखना, स्टॉक एक विस्तृत अवधारणा है, विस्तृत अवधारणा है। और पूर्ति एक संकुचित अवधारणा है, संकुचित अवधारणा है। कैसे? कि उत्पादक के पास बेचने के लिए या सप्लाई करने के लिए जो वस्तुएं उपलब्ध होती है वो क्या कहलाती है? स्टॉक। मतलब एक फर्म है, फर्म या उद्योग ले अपन, उद्योग के पास, फर्म या उद्योग के पास ये जो पूरा माल पड़ा हुआ है ये सब बेचने के लिए है। ये सब पूरा क्या है? स्टॉक है। जैसे मान के चलो उसके 5000 इकाइयां पड़ी हुई है, ये सब क्या है? 5000 इकाइयां स्टॉक है। इसमें से वो एक निश्चित समय में कीमतों के विभिन्न स्तर पर 1000 इकाइयां बेचने को तैयार रहता है। कितना तैयार रहता है? 1000 इकाइयां बेचने को तैयार रहता है। तो 1000 इकाइयां क्या कहलाएगी? उसकी पूर्ति कहलाएगी। तो इस प्रकार पूर्ति क्या है? एक संकुचित अवधारणा है और स्टॉक क्या है? विस्तृत अवधारणा है। और स्टॉक ध्यान, एक और बात ध्यान, स्टॉक स्थैतिक अवधारणा है। कौन सी है? स्थैतिक अवधारणा है। स्थैतिक मतलब पूर्ण स्टॉक क्या होता है? स्थिर रहता है, अपने गोडाउन में पड़ा हुआ रहता है। जो माल अपन ने बनाया बेचने के लिए वो सब क्या है? स्टॉक है। और पूर्ति क्या है? प्रवाह अवधारणा है, प्रवाह अवधारणा है। कौन सी अवधारणा है? प्रवाह अवधारणा है। प्रवाह अवधारणा कैसे? कि पूर्ति क्या होती है? निरंतर होती रहती है। हर 2 दिन में, 5 दिन में या रेगुलर क्या होता है? सप्लाई चेन चलती रहती है। आज अपन इस कीमत पर इतनी इकाइयों को बेचा, कल इस कीमत पर इतनी इकाइयों को बेचा। तो पूर्ति क्या होती है? निरंतर चलती रहती है। इसलिए पूर्ति को कौन सी मानी जाती है? प्रवाह अवधारणा मानी जाती है। तो विशेष याद देना, स्टॉक एक स्थैतिक अवधारणा है और पूर्ति एक प्रवाह अवधारणा है। क्लियर? तो आगे देखते हैं पूर्ति का अर्थ। अब अपन बात करते हैं पूर्ति का अर्थ। पूर्ति किसे कहते हैं? पूर्ति किसे कहते हैं? पूर्ति क्या होती है? तो पूर्ति से आशय वस्तुओं की उन मात्राओं से होता है जिसे विक्रेता एक निश्चित समय में कीमतों के विभिन्न स्तर पर बेचने को तैयार रहता है। पूर्ति मात्रा कहलाती है या पूर्ति कहलाती है। मतलब एक निश्चित समय व कीमतों के विभिन्न स्तरों पर फर्म या विक्रेता द्वारा
बेचने को तैयार मात्रा पूर्ति कहलाती है। पूर्ति कहलाती है मतलब एक निश्चित समय में कीमतों के विभिन्न स्तर पर एक विक्रेता या फर्म जितनी मात्रा बेचने को तैयार रहती है वो मात्रा क्या कहलाती है? पूर्ति कहलाती है। कीमत और पूर्ति में, कीमत तथा पूर्ति में धनात्मक या कहें सीधा या फिर कहें प्रत्यक्ष, तीनों एक ही बात है, संबंध विद्यमान रहता है। कौन सा संबंध विद्यमान रहता है? प्रत्यक्ष कहें, सीधा कहें या धनात्मक, मतलब जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति मात्रा बढ़ती चली जाती है, या फिर जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती है पूर्ति मात्रा क्या होती है? घटती चली जाती है। इस प्रकार कीमत तथा पूर्ति में सदैव कौन संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध पाया जाता है। क्लियर? एक और बात जानना, पूर्ति एक गुणात्मक अवधारणा है। पूर्ति एक कौन सी अवधारणा है? गुणात्मक अवधारणा है। गुणात्मक कैसे? कि कीमत घटने पर पूर्ति मात्रा घटती है, कीमत बढ़ने पर पूर्ति मात्रा बढ़ती है, लेकिन पूर्ति का नियम यह नहीं बताता कितनी कीमत घटने पर कितनी पूर्ति घटेगी, कितनी कीमत बढ़ने पर कितनी पूर्ति बढ़ेगी। इसलिए क्या माना जाता है? पूर्ति एक गुणात्मक अवधारणा है। तो ध्यान रखना, पूर्ति का अर्थ किसे कहेंगे? एक निश्चित समय में कीमतों के विभिन्न स्तर पर एक फर्म या उत्पादक द्वारा बेचने को तैयार मात्रा क्या कहलाती है? पूर्ति मात्रा कहलाती है। और कीमत और पूर्ति मात्रा में क्या होता है? धनात्मक संबंध विद्यमान रहता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं पूर्ति तालिका। अगला टॉपिक आता है अपना पूर्ति तालिका। तो पूर्ति तालिका किसे कहेंगे? एक निश्चित समय में कीमतों के विभिन्न स्तर पर, एक निश्चित समय में कीमतों के विभिन्न स्तर पर विक्रेताओं द्वारा बेचने को तैयार मात्राओं को बताने वाली सूची पूर्ति तालिका कहलाती है। तो देखना, एक निश्चित समय व कीमतों के विभिन्न स्तरों पर विक्रेताओं द्वारा बेचने को तैयार मात्रा को बताने वाली सूची पूर्ति तालिका कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ति तालिका कहलाती है। एक निश्चित समय में कीमतों के विभिन्न स्तर पर विक्रेताओं द्वारा बेचने को तैयार मात्रा को बताने वाली सूची क्या कहलाती है? पूर्ति तालिका कहलाती है। और यह भी क्या होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? यह
यह दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? फर्स्ट, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, और सेकंड, बाजार पूर्ति तालिका। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति तालिका। तो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका किसे कहेंगे? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका किसे कहेंगे और बाजार पूर्ति तालिका किसे कहेंगे? तो व्यक्तिगत एक फर्म द्वारा या एक विक्रेता द्वारा बेचने को तैयार मात्रा को बताने वाली सूची क्या कहलाती है? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहलाती है। संपूर्ण विक्रेताओं या संपूर्ण फर्मों द्वारा या फिर कहें उद्योग द्वारा बेचने को तैयार मात्राओं को बताने वाली सूची क्या कहलाती है? बाजार पूर्ति तालिका कहलाती है। मतलब व्यक्तिगत पूर्ति तालिका एक फर्म या एक विक्रेताओं के पूर्ति मात्रा को बताती है, और बाजार पूर्ति तालिका क्या होती है? संपूर्ण बाजार के विक्रेताओं या उद्योग के द्वारा पूर्ति की जाने वाली मात्राओं को बताती है। तो कौन सी कहलाती है? बाजार पूर्ति तालिका कहलाती है। जिसे देखना, जब एक निश्चित समय व कीमतों के विभिन्न स्तरों पर एक विक्रेता या फिर कहें फर्म द्वारा बेचने को तैयार मात्रा को बताने वाली सूची व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहलाती है। क्लियर? तो यहां ध्यान रखना, बात क्या है? एक विक्रेता, किसके? एक विक्रेता द्वारा या एक फर्म द्वारा बेचने को तैयार मात्रा को बताने वाली सूची कौन सी कहलाती है? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहलाती है। और वही बात देखना किसमें? एक निश्चित समय व कीमतों के विभिन्न स्तरों पर संपूर्ण विक्रेताओं द्वारा बेचने को तैयार मात्रा को बताने वाली सूची क्या कहलाती है? बाजार पूर्ति तालिका कहलाती है। तो इसमें देखना किसको? संपूर्ण विक्रेता। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका एक विक्रेता या एक फर्म की पूर्ति मात्रा को बताएगी, और बाजार पूर्ति तालिका क्या होगा? सभी विक्रेताओं या संपूर्ण बाजार का या उद्योग की पूर्ति मात्रा को बताने वाली सूची होती है। तो ध्यान रखना,
व्यक्तिगत पूर्ति तालिका अपेक्षाकृत कम स्थिर होती है। क्या होती है? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका में स्थिरता की कमी पाई जाती है या कम स्थिर होती है, जबकि क्या होगा, यह अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होती है। क्लियर? बाजार पूर्ति तालिका क्या होती है? अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होती है। क्लियर? तो ये अपन ने पढ़ा कौन सा टॉपिक? पूर्ति तालिका। पूर्ति तालिका किसे कहेंगे? एक निश्चित समय व कीमतों के विभिन्न स्तरों पर, एक निश्चित समय कीमतों के विभिन्न स्तरों पर किसके द्वारा? विक्रेताओं द्वारा बेचने को तैयार मात्राओं को बताने वाली सूची क्या कहलाती है? पूर्ति तालिका कहलाती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति तालिका। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका किसे कहेंगे? एक निश्चित समय में कीमतों के विभिन्न स्तर पर एक विक्रेता द्वारा बेचने को तैयार मात्रा को बताने वाली सूची व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहलाती है। और संपूर्ण विक्रेताओं या फर्मों द्वारा बेचने को तैयार मात्रा को बताने वाली सूची बाजार पूर्ति तालिका कहलाती है। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कम स्थिर होती है और बाजार पूर्ति तालिका क्या होती है? अपेक्षाकृत अधिक स्थिर मानी जाती है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आता है अपना पूर्ति वक्र। अगला टॉपिक क्या है अपना? पूर्ति वक्र। तो ना पूर्ति वक्र किसे कहते हैं? वही एक निश्चित समय में कीमतों के विभिन्न स्तर पर, एक निश्चित समय में कीमतों के विभिन्न स्तर पर कीमत तथा पूर्ति मात्रा के बीच पारस्परिक संबंध का रेखा चित्र निरूपण क्या कहलाता है? पूर्ति वक्र कहलाता है। क्लियर? कीमत तथा पूर्ति मात्रा के बीच पारस्परिक संबंध का रेखा चित्रीय निरूपण पूर्ति वक्र कहलाता है। आई बात में? कीमत तथा पूर्ति मात्रा के बीच पारस्परिक संबंध का रेखा चित्र निरूपण क्या कहलाता है? पूर्ति वक्र कहलाता है। क्लियर? यह कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। फर्स्ट, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, सेकंड बाजार पूर्ति वक्र। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र किसे कहेंगे? तो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका का रेखा चित्र निरूपण क्या कहलाता है? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहलाता है। और बाजार पूर्ति तालिका का रेखा चित्र निरूपण क्या कहलाता है? बाजार पूर्ति वक्र कहलाता है। तो देखना, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका का
रेखा चित्रीय निरूपण ही क्या कहलाता है? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहलाता है। तो देखना पूर्ति में संबंध कौन सा पाया जाता है? धनात्मक ओ एक्स अक्ष ओ वाई अक्ष। इधर क्या लिया अपन ने? कीमत। इधर क्या लिया अपन ने? पूर्ति मात्रा। तो ये ऐसे होगा, धनात्मक संबंध होगा। संबंध कौन सा होगा? धनात्मक। तो ये कौन सा कहलाएगा? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका वक्र। सेकेंड, बाजार पूर्ति तालिका का रेखा चित्रीय निरूपण ही बाजार पूर्ति तालिका कहलाता है। मतलब व्यक्तिगत पूर्ति तालिका का रेखा चित्र निरूपण व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहलाता है। बाजार पूर्ति तालिका का रेखा चित्र निरूपण बाजार पूर्ति वक्र कहलाता है। और देखना ओ एक्स अक्ष ओ वाई अक्ष। इधर लिया अपन ने कीमत, इधर लिया अपन ने पूर्ति मात्रा। तो धनात्मक संबंध ऐसे संबंध कौन सा रहेगा? धनात्मक। एक और बात ध्यान रखना, सामान्यतया पूर्ति वक्र से आशय बाजार पूर्ति वक्र से ही होता है। सामान्यतः किससे होता है? पूर्ति वक्र से आशय बाजार पूर्ति वक्र से ही होता है। तो क्लियर, ये पूर्ति वक्र वाला अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? तो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना? पूर्ति का नियम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पूर्ति का नियम। तो पूर्ति का नियम किसे कहेंगे? तो देखना, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में कमी होने पर पूर्ति में कमी तथा कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति में वृद्धि होती है। मतलब वस्तु की कीमत में कमी होने पर पूर्ति मात्रा में कमी तथा कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति मात्रा में वृद्धि हो तो कौन सा नियम कहलाता है? पूर्ति का नियम कहलाता है। अतः कीमत तथा पूर्ति मात्रा के बीच धनात्मक संबंध
विद्यमान रहता है, विद्यमान रहता है। कौन सा संबंध आएगा? धनात्मक संबंध। धनात्मक संबंध विद्यमान रहता है, जिसे अपन प्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, सीधा भी कह सकते हैं। क्लियर? तो देखना इसके नियम के एक बात हो ध्यान, यह एक गुणात्मक कथन है। कौन सा कथन है? गुणात्मक कथन है। क्यों? क्योंकि पूर्ति का नियम ये बताता है कि वस्तु की कीमत में होगी तो पूर्ति मात्रा में भी कमी होगी, वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो पूर्ति मात्रा में भी वृद्धि होगी। लेकिन पूर्ति का नियम यह नहीं बताता कि कीमत में कितनी कमी होने पर पूर्ति में कितनी कमी होगी तथा कीमत में कितनी वृद्धि होने पर पूर्ति में कितनी वृद्धि होगी। इसलिए पूर्ति के नियम को कौन सा कथन माना जाता है? गुणात्मक कथन माना जाता है। इसे एग्जांपल के रूप में देखना, कीमत और पूर्ति मात्रा। कीमत 1 रुपए है तो पूर्ति कितनी है? 5। 2 रुपए है तो पूर्ति कितनी हो गई? 10। 3 रुपए है तो पूर्ति कितनी हो गई? 15। 4 रुपए है तो पूर्ति कितनी हो गई? 20। 5 रुपए है तो पूर्ति कितनी हो गई? 25। इस प्रकार जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे पूर्ति मात्रा क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। अगर वस्तु की कीमत घटेगी तो पूर्ति मात्रा भी घटेगी। रेखा चित्र कैसा बनेगा? ओ एक्स अक्ष, ओ वाई अक्ष। इधर लिए अपन ने कीमत, इधर लिए अपन ने पूर्ति मात्रा। तो देख लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25। कीमत 1, 2, 3, 4, 5। तो देखना जब कीमत 1 रुपए थी तो पूर्ति मात्रा कितनी थी? 5। जब कीमत 2 रुपए हुई तो पूर्ति मात्रा कितनी हुई? 10। जब कीमत 3 हुई तो पूर्ति मात्रा कितनी हुई? 15। जब कीमत 4 हुई तो पूर्ति मात्रा कितनी हुई? 20। जब कीमत 5 हुई तो पूर्ति मात्रा कितनी हुई? 25। तो इस प्रकार इनको काटते हुए जो वक्र बनेगा ऐसे वक्र, ये कौन सा कहलाएगा? पूर्ति वक्र कहलाएगा। तो संबंध कौन सा आया? संबंध कौन सा आया इसमें? संबंध कौन सा आया? धनात्मक। वक्र कौन सा होगा? ऊर्ध्वगामी वक्र होगा। कौन सा वक्र होगा? ऊर्ध्वगामी वक्र होगा। क्लियर? तो पूर्ति का नियम में क्या बताता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती चली जाएगी पूर्ति मात्रा भी घटती चली जाएगी, और जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती चली जाएगी पूर्ति मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार कीमत तथा पूर्ति मात्रा में धनात्मक संबंध विद्यमान रहता है, और यह एक गुणात्मक अवधारणा है। क्यों? क्योंकि पूर्ति का नियम यह बताता है कीमत घटने पर पूर्ति घटती है, कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, लेकिन यह नहीं बताता कि कितनी कीमत घटने पर कितनी पूर्ति घटेगी और कितनी कीमत बढ़ने पर कितनी पूर्ति बढ़ेगी। इस प्रकार ये गुणात्मक कथन है। और धनात्मक संबंध विद्यमान रहता है। वक्र कैसा होता है? पूर्ति ऊर्ध्वगामी वक्र होता है। तो देखना आगे, पूर्ति के नियम की मान्यताएं। पूर्ति के नियम में कौन कौन सी मान्यताएं होती है? तो देखना, फर्स्ट, क्रेताओं व विक्रेताओं के आय के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
क्रेताओं और विक्रेताओं के आय के स्तर में क्या होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आगे देखना, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो स्थानापन्न वस्तुएं होती है उनकी कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, उत्पत्ति के साधन। उत्पत्ति के साधन, तो उत्पत्ति के साधन कौन कौन से होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, ये क्या माने जाते हैं, उत्पत्ति के साधन। तो उत्पत्ति के साधनों की कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सरकारी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये मान्यताएं हैं, मतलब ये बातें लागू होगी तभी पूर्ति का नियम लागू होगा। अगर ये बातें लागू नहीं होती है तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। एक बात और देख लेते हैं, क्रेताओं व विक्रेताओं की रुचि, आदत, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इन बातों को लागू होने पर ही पूर्ति का नियम लागू होगा। अगर ये बातें लागू नहीं होती है तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। कौन कौन से, क्रेताओं विक्रेताओं की आय के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उत्पत्ति के साधनों की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सरकारी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की आदत, रुचि, फैशन, रीति रिवाज आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर पूर्ति प्रक्रिया के दौरान अगर ये बातें होती है तो ऐसी स्थिति में पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफी है।